हिंदुस्तान को आजाद हुए 8 साल हो चुके हैं। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन में अब रिजाइन करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू नए भारत की नींव रखने में व्यस्त हैं। इस नए हिंदुस्तान में अब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं ताकि हमारी सोवरेनिटी मेंटेन रहे। अब हम कोल्ड वॉर के दौरान ना यूनाइटेड स्टेट्स और ना ही सोवियत यूनियन को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। यह उस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी जब हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए हमने पंचशील जैसे प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा। आजाद भारत के इतिहास में यह वो मोड़ था जब कांग्रेस ने ऑफिशियली कमिट किया कि हिंदुस्तान अब एक सोशलिस्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल बनेगा और हम एक यंग डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते प्रोग्रेस की तरफ तेजी से कदम बढ़ाएंगे। हमारे पास प्रसन्त चंद्रा, महालानोबिस और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। देश में 5 ईयर प्लान लागू किया गया। फोकस था कि हेवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ हो और इनइक्वालिटी कम की जा सके। ये वो दौर था जब बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है। ऑल इंडिया रेडियो से पूरे हिंदुस्तान को एजुकेट और यूनाइट किया जा रहा है। उसी दौरान वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, जिसे लाल माटिर भी कहा जाता है, जहां प्रणब मुखर्जी पैदा हुए, जहां नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर जी का वर्ल्ड फेमस विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। यहां पे एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है ममता बंदोपाध्याय, जो आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम टाइम मैगजीन्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड 2012 और 2021 में आता है। वो इंडिया की पहली ऐसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर बनी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद एक लॉयर के रूप में अपना केस आर्ग्यू किया। वो अपने मामा के घर कुसुम्बा गांव रामपुर घाट में रहती थी। अपने पिता के साथ वो बचपन में ही कलकत्ता आ गई। जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता प्रमिलेश्वर बैनर्जी साउथ कलकत्ता के कालीघाट एरिया के एक छोटे और सिंपल घर में रहते थे। वो हमेशा बाजार 2 थैले लेकर जाते। वापस आते वक्त एक थैले में घर के लिए राशन होता और दूसरे में आसपास के गरीब बच्चों के लिए खाना और अपनी प्यारी बेटी ममता के लिए टॉफीज। वो अक्सर अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पुतुल बिये खेलती, कभी फुचका खाने का मजा लेती तो कभी पास की हुगली नदी में ठंडे पानी में तैरती थी। पढ़ाई में वो एवरेज थी, लेकिन एक बात बचपन से क्लियर थी, अपने भाई बहन से अलग वो बहुत हिम्मती थी और हमेशा सच बोलने वाली थी। एक दिन जब वो रोज की तरह बाजार गई, तब उन्होंने देखा कि एक पड़ोसी ने बीड़ी पीकर फेंक दिया और उससे एक गुजरते आदमी की शर्ट जल गई। इस बात पर वहां काफी हंगामा हो गया। जहां बाकी लोग चुप रहे, वहीं ममता ने बिना डरे अपने पिता को पूरी बात बताई और जिसने गलती की उसकी तरफ इशारा भी किया। उनके पिता ने सिचुएशन को शांत कर दिया और उस दिन के बाद ममता को रोज बाजार जाने की जिम्मेदारी से भी फ्री कर दिया। जब ममता बनर्जी भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तब वेस्ट बंगाल में नक्सलिज्म अपने पीक पर था। यह मूवमेंट 1967 में बंगाल के एक छोटे गांव नक्सलबारी से शुरू हुआ था, जहां किसानों ने हथियार उठाकर आंदोलन किया। उस वक्त का माहौल काफी टेंशन भरा था।
वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सिलीगुड़ी सब डिवीजन का एक छोटा सा गांव नक्सलबारी अचानक नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गया। यहाँ कम्युनिस्ट लीडर चारू मजूमदार ने एक आर्म्ड आंदोलन शुरू किया और अपने फेमस 8 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, जो नक्सलाइट मूवमेंट की आइडियोलॉजी का बेस बना। चारू मजूमदार, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का रास्ता रिजेक्ट कर दिया। वो माओ जेडोंग की रेवोल्यूशनरी सोच से इंस्पायर हुए और उन्होंने हथियार बंद आंदोलन शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ऐसे टाइम में बड़ी हुई जब हर तरफ अनसर्टेनिटी और टेंशन का माहौल था। इसका असर उनकी डेली लाइफ पर भी पड़ा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हिंसा और हंगामे की वजह से अक्सर स्कूल्स बंद हो जाते थे। बॉलीवुड एक्टर गौरंगा चक्रवर्ती भी कुछ समय के लिए नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ममता बनर्जी के पिता एक एक्टिव कांग्रेस सपोर्टर थे। उस वक्त बीजेपी का नाम जनता पार्टी हुआ करता था। वो अपना ऑफिस भी पार्टी मीटिंग के लिए यूज करते और लोकल कांग्रेस लीडर्स अक्सर उनके घर चाय पर आते थे। छोटी सी ममता इन सब बातों को ध्यान से सुनती थी। आजादी की कहानियां और रेवोल्यूशनरी आइडियाज, इसी उम्र में उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के बारे में समझना शुरू किया। अपने पिताजी के इन्फ्लुएंस की वजह से उनका झुकाव नेचुरली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ हो गया। उस टाइम कलकत्ता में रहकर पॉलिटिक्स से दूर रहना लगभग नामुमकिन था। 1960 के आखिर और 1970 के शुरू में शहर के लोग दीवार पर लगे पोस्टर्स और लाल रंग के लिखे स्लोगन्स को इग्नोर नहीं कर पाते थे। लेकिन जिंदगी ने एक बड़ा झटका दिया जब ममता बनर्जी सिर्फ 17 साल की थी। उनके पिता का सही इलाज ना मिलने की वजह से देहांत हो गया। गम और बढ़ गया जब सरकार से 60,000 का चेक, जो उनके पिता के काम का पेमेंट था, उनके गुजरने के अगले दिन आया। बाद में ममता ने कहा, यह चेक बेकार था, ये मेरे पिता को वापस नहीं ला सका। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। सुबह जल्दी उठकर माँ गायत्री देवी और 5 भाई बहन के लिए खाना बनाना और फिर सिंपल कॉटन साड़ी पहनकर कॉलेज जाना। ममता बनर्जी ने जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। फिर उन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से बीएड की डिग्री ली और आगे चलकर जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से एलएलबी भी कंप्लीट किया। 1984 में ममता बनर्जी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू किया, ये कहकर कि उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट की है। लेकिन बाद में पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी होने का क्लेम किया था, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना बंद कर दिया। इनफैक्ट किसी ने उसके साथ स्कैम किया था। अपने बिजी पॉलिटिकल शेड्यूल के बावजूद ममता बनर्जी ने 20 से ज्यादा बुक्स लिखी है और 5000 से भी ज्यादा ऑयल पेंटिंग्स बनाई है। इसमें से कई पेंटिंग्स ऑक्शन भी हुई और उनसे पैसे मिले, वो उन्होंने सोशल और डेवलपमेंट के कामों में डोनेट भी किया। वो एक अच्छी पोइट भी है और उनकी राइटिंग्स बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है। छोटी उम्र में ही ममता बनर्जी ने राजनीति में कदम रखा। 15 साल की उम्र में वो जोगमाया देवी कॉलेज में थी। तभी उन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद की स्थापना की। 1975 के इमरजेंसी के दौरान ममता ने एक बोल्ड कदम लिया। उन्होंने सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण की कार पर नाचकर प्रोटेस्ट किया, जिससे उनका नाम मीडिया में चर्चित हो गया। ये दिखाता था कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस के महिला विंग में काम किया। 1976 से 1980 तक वेस्ट बंगाल महिला कांग्रेस इंदिरा की जनरल सेक्रेटरी बनी। मतलब उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मा उठाया। यह वक्त था जब ममता बनर्जी की पहचान और पकड़ मजबूत हो रही थी।
1984 में ममता बनर्जी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी और वो जीत गई। तब वो 29 साल की थी और उसने वेटरन कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से हरा दिया। उस वक्त ममता सबसे कम उम्र की एमपी में से एक थी और पॉलिटिक्स में एक नई ताकत के रूप में उभरी। 1989 में एक बार हार गई, पर 1991 में फिर से लोकसभा में चुन ली गई। फिर 1996, 98, 99, 2004 और 2009 की चुनाव जीती। ममता बनर्जी एक दमदार छवि बन गई। 1991 में ममता बनर्जी पीवी नरसिम्हा राव सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज और यूथ एंड स्पोर्ट्स के पोर्टफोलियो लिए, पर 1993 में उन्होंने स्पोर्ट्स बजट में कमी पर प्रोटेस्ट करके इस पद से रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि उनका कहना था स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करो, फेस्टिवल्स में नहीं। 11 दिसंबर 1998 को पार्लियामेंट में एक चर्चा चल रही थी, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ममता बनर्जी ने इस मामले में एक चर्चा पैदा करने के लिए एक एमपी समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज को अपनी सीट से पकड़कर बाहर खींच दिया। इस एक्ट से पार्लियामेंट में हंगामा मच गया। कुछ लोग ममता की हिम्मत पर ताली बजाने लगे, कुछ ने आलोचना की। ममता के सपोर्टर्स का कहना था कि उनकी जिद और जुनून ने महिला समर्पण बिल को पास करवाया। 1993 में ममता ने राइटर्स बिल्डिंग के सामने एक बहादुर कदम उठाया। उन्होंने एक फिजिकली चैलेंज लड़की के रेप केस में सीएम ज्योति बासु से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे इंसल्ट भी किया। उस दिन ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो उस बिल्डिंग में तभी जाएंगी जब वो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। ये राइटर्स बिल्डिंग का शपथ बाद में सच हुआ, जब 2011 में ममता बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर बनी और राजभवन की चाबी उसके हाथ में आई। 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। नई पार्टी ने जल्द ही लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। 1999 में ममता एनडीए सरकार के साथ मिलकर रेल मंत्री बनी। एनडीए एक अलायंस है जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पहली रेल बजट में बंगाल के लिए नए ट्रेन जैसे रूपाशी बंगला एक्सप्रेस, प्रादिक एक्सप्रेस, अरानायक एक्सप्रेस लॉन्च किए। ममता ने तुरंत दिखाया कि वो नेता के साथ लोगों की सर्वेंट भी है। उनके बाला बगत ट्रेन सर्विस प्रोग्रेस ने रेल की लाइन बंगाल तक दिखाई। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए तब उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया और अपने पद से रिजाइन कर दिया। उनका कहना था कि आम आदमी पर बोझ नहीं होना चाहिए। 2006 में ममता बनर्जी को एक नए आंदोलन ने स्टार बना दिया। सिंगूर हुगली में टाटा मोटर्स नैनो फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन ली जा रही थी। ममता बनर्जी ने तुरंत किसानों की रक्षा में अपनी लीडरशिप ऑफर की। उन्होंने स्लोगन दिया, माँ माटी मानुष। उनका पैगाम था कि हमारे देश की माँ माटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक स्टेट वाइड बंद और रैलीज निकाली। जब तक किसानों की जमीन वापस नहीं मिली तब तक लड़ाई चलती रही। जब पुलिस ने ममता बनर्जी को सिंगूर जाने से रोका, ममता ने 26 दिन तक भूख हड़ताल किया। सिंगूर के किसान उन्हें आज भी अपनी दीदी मानते हैं और उनकी हिम्मत की कहानी सुनाते हैं। आखिरकार टाटा मोटर्स ने अपना नैनो प्लांट वहां से शिफ्ट कर लिया। 2007-8 में नंदीग्राम का मुद्दा सामने आया, जहां सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना चाहती थी। किसानों ने इसका जोरदार विरोध किया और माहौल काफी टेंस हो गया। ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची, लोगों को सपोर्ट किया और उनकी आवाज उठाई। आखिर में सरकार को प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने टीएमसी को मजबूत बनाया और 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिर गई। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने एक हंगामा मचा दिया। उनकी पार्टी ने 294 सीट में से 187 जीत ली।
34 साल से चलती लेफ्ट फ्रंट की सरकार गिरा दी। ममता बनर्जी खुद सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। इलेक्शन से लेकर स्वेरिंग तक हर जगह ममता दीदी की जय बधाई होती रही। सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी ने हर उम्र के लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम शुरू की। 2013 में उन्होंने कन्याश्री प्रकल्प निकाला। इसमें गरीब परिवार की लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है ताकि उनकी पढ़ाई चलती रहे। यह स्कीम इतनी सफल रही कि 40 लाख लड़कियां इसके अंतर्गत पढ़ती रहीं और 2017 में इसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ममता ने लक्ष्मी भंडार भी लाया, जिसमें हर गरीब महिलाओं को महीने के 500 से शुरू होकर 1500 तक मिलता है। उन्होंने स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम भी चलाया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को बड़ी बीमारियों पे मुफ्त इलाज मिलता है। द्वारे सरकार अभियान के अंतर्गत सरकारी सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचाई गई। उन्होंने खाद्य साथी स्कीम भी चलाई, जिसमें गरीबों को सस्ते अनाज के लिए राशन कार्ड दिया गया। ममता बनर्जी की हर स्कीम के पीछे एक ही सोच थी, आम जनता की भलाई। 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ममता बनर्जी ने हेल्थ इमरजेंसी से निपटने में अपना योगदान दिया। उन्होंने स्टेट के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई, गांव-गांव टेस्टिंग और आइसोलेशन सेंटर्स खोले, लॉकडाउन में किसानों को अनाज पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया और लोगों में कोरोना बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उनके टेन्योर में पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में बेटियां स्कूल गई, किसानों को सहायता मिला। 2012 में टाइम मैगजीन ने ममता बनर्जी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया, एक बड़ा सम्मान जो उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाता है। ममता बनर्जी का बोल्ड अंदाज और डायरेक्ट स्टाइल ने उन्हें देश के हिट लिस्ट में लाया। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पूरे देश में जितने फेक न्यूज फैलाए जाते हैं, उसमें से 24% वेस्ट बंगाल के बारे में होता है। ममता बनर्जी का एक स्लोगन हर कोई याद करता है, माँ माटी मानुस। ये उनकी राजनीति का मुख्य मंत्र बन गया, जिसे हर रैली में गांव-गांव तक लोगों ने अपना लिया। आगे चलकर ममता बनर्जी ने 2021 में अपना स्लोगन खेला होबे फेमस किया। हर रैली में लोग खेला होबे के नारे लगाते। ममता बनर्जी ने एक सिनेमैटिक स्टेज सेट कर दिया। इलेक्शन अब एक महाखेल है और स्लोगन है, जो तो करो हमला अबर जीतबे बांग्ला। लेकिन ममता बनर्जी का पॉलिटिकल सफर बिल्कुल स्मूथ नहीं रहा। बीच बीच में कई बड़े कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। सिंगूर और नंदीग्राम प्रोटेस्ट, श्रद्धा चीट फंड स्कैम, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आरोप भी लगे। इलेक्शन के बाद हिंसा, पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, आई पैक लिंक और 2024 का आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट भी एक बड़ा मुद्दा बना, जिस पर देश भर में प्रोटेस्ट हुए और ओपोजिशन को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिला। ममता के लीडरशिप पर करप्शन और नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे। उनके परिवार से कुछ लोग नेता बन गए, जैसे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी के एक दमदार नेता हैं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि दीदी नेपोटिज्म करते हुए अपने परिवार को पॉलिटिकल पावर में बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि जो काम पार्टी को समर्पित किया गया है उसे कोई नकारात्मक नहीं कह सकता और उनके सपोर्टर्स मानते हैं कि नेता अपने लोगों को मौका देते हैं। 2020-21 के चुनाव में भी ममता पॉलिटिक्स गर्म रही। ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि बंगाल में माफिया राज चल रहा है और कुछ ने उन्हें माफिया क्वीन तक कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब बीजेपी की तरफ से उठाए गए फालतू मामले हैं। उनके सपोर्टर्स भी उनके पीछे खड़े रहे और ममता ने आवाम से अपील की कि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जगह विकास और देशभक्ति में फोकस करे। उसके बाद 2016 और 2021 के चुनाव में टीएमसी ने दमदार जीत हासिल की। 2016 में 211 सीट जीतकर ममता बनर्जी ने अपना सिक्का और मजबूत किया। 2021 में तीसरी बार जीत के बावजूद ममता खुद नंदीग्राम में हार गई, फिर भवानीपुर बायपोल में जीतकर वापस उभर आई। दीदी ने साबित कर दिया कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज है सरकार चलाना, चाहे कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म सेटबैक हो। 2022 में ममता बनर्जी को अब बांग्लार दीदी कहा जाता है।
उनके सपोर्टर्स उन्हें बेइंतहा प्यार देते हैं। उनका जुनून, उनका दमदार अंदाज लोगों को भाता है। बंगाल के अलावा भी उनके कुछ इम्पैक्ट नजर आए। 2022 में मणिपुर के हालात में ममता बनर्जी ने मीडिएटर्स की तौर पे कोशिश की। 2023 तक ममता बनर्जी अपना तीसरा टर्म चला रही है। 2024 के चुनाव की तैयारी के दौरान ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल स्किल्स दिखाए। उन्होंने बाकी ऑपोजिशन पार्टी से बैठक की और कहा कि बंगाल में हमारे जनता का ख्याल रखना होगा। ममता बनर्जी ने देश के लिए मल्टी पार्टी डिस्कशंस को भी अहम समझा। एक गठबंधन की बात की और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से बातें की। आज ममता की लोकप्रियता देखकर लगता है कि लोग उन्हें पीपल्स चैंपियन मानते हैं। एक ऐसी नेता जो सादगी और जुनून से बड़ी मिशन पूरी करना चाहती है। गांव की छोटी बेटी से लेकर बांग्लार दीदी तक का सफर। 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन आते ही ममता बनर्जी अपने सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइट के लिए तैयार है। लगभग 15 साल से पावर में रहने के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ रही है और बीजेपी भी फुल फोर्स के साथ चैलेंज कर रही है। साथ ही वोटर लिस्ट में एसआईआर को लेकर लीगल और पॉलिटिकल टेंशन भी बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बंगाल की महिलाएं एक बार फिर अपनी दीदी के साथ खड़ी रहेंगी और उन्हें चौथी बार जीत दिलाएंगी? क्योंकि एक बात पक्की है, जीत हो या हार, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर है जो लास्ट तक लड़ने वालों में से है। आप ममता बनर्जी के पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।